इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम पुलिस ने किस तरह से वज़े किया होता है और ये अदालतों के अंदर किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, तहकीकात जो होती हैं, फिर ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक मुश्किल मरहला क्यों होता है। तो ये सवाल और इसके अलावा एक और सवाल होता है कि यही नहीं पता होता कि मुकदमे की तफ्तीश जो है वो कौन कर रहा है, क्या वो दुरुस्त कर रहा है या नहीं कर रहा, सही अफसर के स्पुर्द है या नहीं है। ये वो फ़ला हैं जो अच्छे वकील होते हैं, जो लॉ नोइंग लोग होते हैं, वो अपने केसेस के अंदर फॉल्ट करते हैं जब भी वो के ट्रायल करते हैं। तो वो फ़ौरन क्वेश्चन उठाते हैं और उसी तरह से जो फ़्लॉ होते हैं इन्हीं फ़्लॉज़ का बेनिफिट लिया जाता है, क्योंकि गलत बंदे के हाथ में तफ्तीश है, आपको पता चल गया तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए फ़ौरन पॉइंट आउट कर देंगे कि जनाब ये बंदा तो मजाज अफसर ही नहीं था इस तफ्तीश का। तो पुलिस ने लेकिन ये किस तरह से किए होते हैं, अगर आपको पता होगा कि ये पुलिस का ये निज़ाम है और इसके मुताबिक इस बंदे के पास तफ्तीश होनी चाहिए थी, तो फिर आप इस सारा तफ्तीश को जो है उसका पर्दा चाक कर सकते हैं। तो पुलिस ने निज़ाम किस तरह से बनाया हुआ है, और इसीलिए एक और चीज़ होती है कि एंटरम चलान आता है अदालत के अंदर, यानी बेसिकली पुलिस तहकीकात मुकम्मल करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट अदालत को जमा करवाती है मजिस्ट्रेट के रूबरू, तो वो क्या होती है, उसको कहते हैं कि ये चालान है जो कि 173 CRPC के तहत जमा होता है। लेकिन वो चालान जमा होने से पहले एक और टर्म है जिसको कहते हैं एंटरम चालान, यानी अबूरी चालान। अबूरी चालान देखें तो सीआरपीसी में कहीं भी अबूरी चालान का जिक्र नहीं है, लेकिन ये अबूरी चालान आया किस तरह जाता है, यानी कि इसकी क्या हैसियत है, इसने जन्म किस तरह से लिया, ये वो सवाल है जो आप मैं ये मुझे थोड़ा सा है तो अजीब लगता है, लेकिन अगर आप अपने हल्का बाप में पूछ के देखेंगे तो बेशतर लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसके जन्म होने की वजह क्या है, ये क्यों आ जाता है बुरी चालान। तो सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही आंसर करेंगे कि ये देखें इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, तो इस वजह से जो चालान रिपोर्ट होता है वो एक तरह का बुरी चालान होता है। तो आज की जो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ इसमें बताऊँगा कि वो कौन सा लॉ है जो इस चीज़ को जन्म देता है। तो एक चीज़ और इसमें आपको जो लोग, चूँकि मेरी वीडियो होती है जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एडवोकेट, उनके लिए भी, और जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं ख़ास तौर पर उनके लिए भी। तो अब कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो जजेस सिर्फ ये सवाल पूछ लेंगे कि इंटरम चालान क्यों आता है, तो वो समझ जाएंगे कि ये बंदा प्रैक्टिसिंग है या नहीं है, या इंटरम चालान है भी या नहीं है, इसको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो ये सवाल पूछा भी गया, तो इस हवाले से मैं इनके सारे जवाब भी देता हूँ और ये सारी तहकीकात आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा कि किस अफसर के पास कौन सी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से जाती है, ट्रांसफ़र किस तरह से होती है। तो इसके लिए सारा आपको पुलिस ऑर्डर के ये 2 सेक्शन ख़ास तौर पर लाजमी आने चाहिए, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर किया करें, और साथ ही इस पर वीडियो पर कमेंट किया करें। आपका एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए जो है वो काफ़ी हौसले का बायस बनता है। उसके अलावा अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो जो मैंने बात की थी कि जो तहकीकात होती हैं वो किस तरह, देखें पुलिस ऑर्डर 2002 और इसके अलावा पुलिस रूल्स 1934, तो उनका जो आगे चैप्टर हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने इसका जिक्र किया हुआ है कि वो किस तरह से उनके अंदर ट्रांसफ़र जो होता है तहकीकात का वो होता है और इन्वेस्टिगेशन होती है। तो जो पुलिस ऑर्डर है, खैर उसकी बात करें तो इसका आर्टिकल 18 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली चीज़ क्या दर्ज है, इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है, जो ज़िले तहकीकाती ब्रांच है, जो बेसिकली जिसे डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच कहा गया है, तो ये ज़िले तहकीकाती ब्रांच ही पूरे ज़िले के अंदर जो दर्ज मुकदमात होंगे, यानी कि जो एफआईआर हो गई, एफआईआर के बाद जो तहकीकात होगी वो किसके ज़िम्मे आती है, वो ज़िले के अंदर डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के तहत आती है। तो अब डिस्ट्रिक्ट जो ब्रांच होती है वो किस तरह से अमल करती है यानी तहकीकात पर, तो उसके लिए जो सूबाई पुलिस अफसर होता है उसने ये डिसाइड किया है कि कौन से मुकदमात होंगे जिन जो के थानेदार की निगरानी में होंगे, और उनकी तफ्तीश जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कभी भी एएसआई से नीचे नहीं हो सकता, एक आपने ये बात याद रखनी है। तो दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जनाब ये जो इन्वेस्टिगेशन यानी कि तफ्तीशी होता है, ये बेसिकली थानेदार की निगरानी में ये काम कर रहा होता है, ये उससे इंडिपेंडेंट नहीं होता।
तो दूसरी बात, उसका आर्टिकल 18(3) ये कहता है कि अगर किसी मुकदमे की ज़रूरत पड़े तो उसकी तहकीकात तफ्तीशी से किसको ट्रांसफ़र हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को। यानी कि ज़िले तहकीकाती ब्रांच जो है वो ख़ुद ही सारी तहकीकात करेगी, उसके अंदर जो उसके ऑफिसर होते हैं जो अपॉइंट हुए हैं वो भी आगे चल के देखेंगे। तो फिर उसकी तहकीकात आईओ के पास नहीं रहती, बल्कि वो उसके मेंबरान के पास जाएगी और सारी की सारी कार्रवाई फिर वो ख़ुद ही डीआईबी करेगी, कोई दूसरा बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके बाद फिर 18(4) के अंदर हम देखते हैं तो ये बयान किया गया कि जो डीआईबी होगी वो कैपिटल सिटी यानी कि जो सूबाई दारुल खलाफा है उसके अंदर जो है उसके अलावा जो दूसरे शहर होंगे उनके अंदर, यानी कि अगर आप यूँ समझें कि आप लाहौर के अंदर हैं तो लाहौर जो है इसका सेटअप पुलिस ने तहकीकात का डिफरेंट रखा हुआ है, और जो दूसरे शहर होंगे उनके अंदर तहकीकात का जो है वो लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है ऊपर के लेवल पे। यानी कि अगर लाहौर के अलावा के शहरों की बात करें तो वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन का सरबराह होगा वो एसपी होगा ज़िले के अंदर, ठीक है। और साथ ही उसके अंदर दूसरे अफसरान होंगे, उन अफसरान का तयन बेसिकली सूबाई पुलिस अफसर करेगा कि इस एसपी के अंडर कौन से और लोग होंगे जो डीआईबी का हिस्सा होंगे। फिर 18(5) में ये बताया गया कि ये जो डीआईबी जो कि कैपिटल सिटी में होगी या सिटी डिस्ट्रिक्ट होगा, जो ज़िले के अंदर होगा, जो शहर होगा जो वो, और जो उसके अलावा कैपिटल यानी कि यूँ समझ लें कि जो लाहौर है वो, या फिर जिस तरह से मुल्तान आ जाएगा या फैसलाबाद आ जाएगा, या इस तरह से दूसरे शहर जो ज़िले के शहर होंगे लेकिन वो सूबाई दारुल खिलाफा नहीं होंगे, वहाँ पर जो कैपिटल सिटी अगर सूबाई शहर की बात करेंगे तो वो वहाँ पर सरबराह इसका डीआईजी होगा, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन का सरबराह होगा। और जो बाकी दूसरे शहर होंगे जिस तरह से मुल्तान फैसलाबाद की मैंने जिक्र किया, तो वहाँ पर हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एसएसपी होगा, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस होंगे, ठीक है। और इनके साथ जो मेंबरान होंगे उनका तयन उसी तरह से सूबाई पुलिस अफसर ही तय करेगा। और ये इनकी कौन से इलाके के अंदर तहकीकात की जो है वो हद होगी, इस चीज़ का तयन भी जो है वो सूबाई पुलिस अफसर ही करेगा कि किस इलाके के अंदर डीआईबी जो होगी वो किस तरह से होगी और वो कौन कौन से केसेस को डील करेगी। उसके बाद 18(7) की बात करें तो वहाँ पर ये बताया गया कि जो डीआईबी है यानी कि डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है, ज़िले तहकीकाती ब्रांच के अंदर जो मेंबरान होंगे जो इनके ज़िम्मे सिर्फ तफ्तीश का काम है, वो कभी भी किसी भी पुलिस स्टेशन यानी कि थाने का हिस्सा बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर ये बताया गया कि हाँ, अगर कोई एमरजेंसी हो या फिर जहाँ तक मुमकिन होगा तो इस डीआईबी के अंदर विंग्स बनाए जाएंगे, जिनके अंदर क्या होगा कि हर विंग एक ख़ास मुकदमे की तहकीकात करेगा या फिर ख़ास किस्म के मुकदमात की तहकीकात करेगा। यानी कि सिर्फ डीआईबी एक ऐसा दायरा नहीं होगा, एक ऐसी बॉडी नहीं होगी जो कि हर तरह के केसेस को डील करे, यानी हर तरह के केसेस को डील करेगी, लेकिन इसके अंदर सेक्शन होंगे, सेक्शन जिनको उन्होंने विंग्स का नाम दिया। पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर विंग्स होंगे जो कि ख़ास तरह के, यानी कि हो सकता है कि एक विंग है जो सिर्फ़ और सिर्फ कत्ल के मुकदमात को डील करेगा, दूसरा होगा जो सिर्फ जो अफ़ीम वगैरह चरस वगैरह के मुकदमात को डील करता है, नारकोटिक्स को, फिर तीसरा आ सकता है जो 376 के ऑफेंसेस आ जाते हैं यानी कि ज़िना वगैरह के, उनको डील करे। तो इस तरह से इन्होंने विंग्स डिफरेंट बनाए होते हैं जो डीआईबी के तहत काम करते हैं, और हर विंग एक ख़ास किस्म के मुकदमात की तहकीकात करता है। तो आपको जितना इसका डिटेल नॉलेज होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी वो बेहतर होगी अदालत के अंदर, और उतना ही आपको पैटर्न क्लियर होगा कि तहकीकात किस तरह से चलती हैं। तो अब ये जो उसके बाद 18(8) की बात करें तो इसमें बताया गया कि जो डीआईबी का सरबराह होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्टली किसको जवाबदेह है, ज़िला पुलिस अफसर को। अच्छा, ये जो हायरार्की होती है ये इसलिए समझना ज़रूरी होती है। देखें, अगर आप अग्रीव्ड हैं, आपको लगता है कि डीआईबी के पास आपका केस गया था, उसने तहकीकात ठीक नहीं की, तो फिर आपके पास क्या रास्ता होता है?
तो फिर आपको पता चलता है कि ये डीआईबी का हेड जो है, अगर इसको आपने एप्लीकेशन दी और इसने कोई रिस्पांस नहीं किया तो उसके ख़िलाफ़ आपने कहाँ जाना है, उसके ख़िलाफ़ आपने ज़िले पुलिस अफसर के पास जाना है, क्योंकि वो उसको जवाबदेह है। तो हमेशा ही सुपीरियर अफसर का इसलिए पता होना ज़रूरी होता है ताकि अगर हम तहकीकात में जहाँ भी समझते हैं कि हमारे साथ सही तहकीकात नहीं हो रही हमारे केस की, तो वहाँ पर आप उसके सुपीरियर अफसर को जाएँ। तो इसलिए आपको अगर इल्म होगा तो आप फिर ही इसको बेहतर मुकदमात लड़ पाएंगे। और इसी तरह से आपको पता होगा कि किसी ने राइट फॉरम पर एप्लीकेशन दी थी या नहीं दी थी। तो ये इसलिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब इनके लिए एक सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी हैं। ये सुपरवाइजरी ऑफिसर बेसिकली सिर्फ ये यकीनी बनाएंगे कि जो डीआईबी थी उसने बर वक्त केसेस की तकमील की है और क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तहकीकात की तस्दीक भी की है कि ये तहकीकात दुरुस्त हैं या नहीं हैं। तो ये सुपरवाइजरी ऑफिसर का काम बेसिकली ये होगा। हाँ, उसके अलावा अगर ये जो है कि इन्होंने कोई भी शहादत का मेयार अगर जांचना था तो उसके लिए ये डीआईबी के पास इख्तियार है कि वो किसी भी आईओ को तलब करें, या सुपरवाइजरी ऑफिसर भी हैं ये भी तलब करें, या फिर इनके टीम ऑफिसर्स को जो भी तहकीकात पे लगी हुई टीमें थी उनके लिए केस रिव्यू जो होता है फ़ाइल, उनकी केस फ़ाइल को रिव्यू करना। यानी कि देखें, ये मैंने जो भी बात की थी कि जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं ये बेसिकली टीम जो तहकीकात पे लगी होती हैं उनको या किसी भी अकेले आईओ को तलब कर सकते हैं और उसकी केस फाइल को रिव्यू कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये देखेंगे कि शहादत का मेयार कैसा था, इन्होंने वैल्यूएशन एविडेंस की दुरुस्त की है या नहीं की है। तो ये फिर उसकी जो अपनी रिपोर्ट होती है ये केस डायरी की शक्ल में फिर हदायत जारी करेंगे आईओ को या टीम को कि भाई इस केस को आपने इस तरह से देखना है, इसमें ये चीज़ मिसिंग है। तो अब अगर कोई केस होता है जो आपके सामने कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होता है और पता चलता है कि उसके ऊपर आईओ ने जो आप कहते हैं ना नाक़िस तफ्तीश है, लेकिन अब ये बात मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि किसी शाज़ और नाज़र किसी वकील ने इस चीज़ को चैलेंज किया होता है कि ठीक है जी, अगर इस मुकदमे की तहकीकात ठीक नहीं थी तो सुपरवाइजरी ऑफिसर ने इसमें क्या काम रोल अदा किया है, या अगर नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि पुलिस ने बिल्कुल भी मुकदमे को देखना भी पसंद नहीं किया। तो फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन जो है वो मलिशियस है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको सीनियर वकील तो फ़ौरन समझ गए होंगे कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होती है, लेकिन जो बिल्कुल स्टार्ट के होते हैं उनको ये इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो वहाँ पर इस चीज़ को स्ट्राइक करने के लिए आप सुपरवाइजरी ऑफिसर को आप सहारा लें। आप डीआईबी की देखें कि इन्होंने क्या किया है, कि किसी को पूछा था नहीं पूछा था, तो ये चीज़ आप वहाँ पर स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद 18(10) की बात करें तो इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी जो वेरिफिकेशन होती है यानी कि तस्दीक करनी होती है तो वो किस तरह से होती है, जो सुपरवाइजरी ऑफिसर ने तस्दीक करनी होती है वो किस तरह करते हैं कि एक तो ये कि सुपरवाइजरी ऑफिसर डीएसपी के कम से लेवल के बंदे नहीं होते। आपको पता होना चाहिए कि सुपरवाइजरी ऑफिसर का रैंक डीएसपी से कम नहीं होता। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अदालत में इन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है वेरिफिकेशन के बाद, ये इन्होंने कब करवाई थी, क्या करवाई थी कि नहीं करवाई थी। तो जिनको बिल्कुल ये पुलिस ऑर्डर पर जिन्होंने फोकस किया होता है तो वो देखते हैं कि क्या हमारे मुकदमे के अंदर जो सुपरवाइजरी ऑफिसर था जो बेसिकली डीएसपी था उसने क्या केस डायरी के शक्ल में जो रिपोर्ट जमा करवानी थी अदालत के अंदर उसने करवाई है या नहीं करवाई। उसके बाद आप आ जाते हैं कि उसने जो है अदालत में जितनी भी रिपोर्ट होती है ये केस डायरी में लिख कर वहाँ पर ये बताना होता है कि क्या उसने जो रिपोर्ट लिखी है, ये भी एक चीज़ होती है जो ट्रायल के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जनाब बेसिकली इस वेरिफिकेशन ऑफिसर का काम था कि ये बताता कि तहकीकात दुरुस्त हुई हैं और जो नताइज हैं वो एक्यूरेट हुए हैं। अगर उसने सिर्फ रिपोर्ट जमा करवा दी और उसमें ये नहीं लिखा तो इसका मतलब ये है कि उसने प्रॉपर रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। तो ये भी आप प्रोसिक्यूशन के केस के अंदर आप डेंट डालते हैं या आप फॉल्ट फाइंड करते हैं केस के अंदर। उसके बाद 18(11) पर आ जाते हैं कि ये जो एसएचओ होता है अगर केस डीआईबी की तहकीकात वाला है और एसएचओ को पता चल गया है कि ये मेरे आईओ का काम नहीं है, ये डीआईबी का काम है, तो उसको फौरी तौर पर डीआईबी को लिखना होगा, इत्तला देनी होगी कि ये केस आपका है।
उसके बाद अगर सरबराह डीआईबी समझे कि ये केस डीआईबी का नहीं, तो वो ज़िला पुलिस को इत्तला करते हुए केस मज़ीद तहकीकात के लिए थानेदार को यानी कि एसएचओ को मार्क करेगा। उसके बाद अगर 18-13 पर हम देखें तो जो एसएचओ है, अगर तहकीकात के दौरान थानेदार को पता चले कि केस डीआईबी से कराने की ज़रूरत है, यानी कि अगरचे वो केस उसी का बनता था लेकिन वो समझता है कि नहीं इसकी मज़ीद बेहतर तहकीकात के लिए डीआईबी से करवाई जाएँ, तो वो सरबराह ज़िला पुलिस को आगाह करेगा और केस जो है डीआईबी को भिजवाएगा। लेकिन उसको साथ वजूहात बतानी पड़ेंगी कि मैं क्यों अपने आईओ से केस लेकर डीआईबी को दे रहा हूँ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सी प्रोसीजर है। उसके अलावा फिर 18-14 पर हम आ जाते हैं। तो जो डीआईबी की ड्यूटीज़ होते हैं, जो डीआईबी के अफसरान, जैसे आप लोगों को लिखा था कि कभी भी किसी भी पुलिस स्टेशन का हिस्सा नहीं हो सकते, तो अगर मां सवाए एमरजेंसी में अगर इनके मेंबरान की किसी और जगह ड्यूटी लगाई जाएगी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो एक तो ये चीज़ है, यानी कि ये है बेसिकली 18 जो आर्टिकल है 18 नंबर ऑफ पुलिस आर्डर 2002 के जिसके तहत तहकीकात का एक पुलिस ने निज़ाम मेकनिज़म वाज़े किया है कि किस तरह से केसेस ऊपर नीचे जाते हैं और उनकी तहकीकात किस तरह से होती है। और यही वो तरीक़ाकार है। अगर आपको प्रोसीजर पता होगा तो आपका जो है वो केसेस को फ़ाइट करने का अंदाज़ बेहतर होगा, आपका ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल जो होगा वो बेहतर होगा, आपको इन्वेस्टिगेशन की इन डेप्थ चीज़ों का पता होगा, आप वहाँ पर फाइंड फॉल्ट कर सकते हैं, आप केसेस की बेहतर तहकीकात करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अक्सर इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन दी जाती हैं ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए 22A-22B के तहत जो आप देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, बेसिकली 22A-63 के तहत जो दी जाती है, पटिशन मूव की जाती है एडिशनल सेशन जजेस के सामने। तो वो बेसिकली उसका प्रोसीजर क्या है। और आप ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो केसेस के अंदर लिखा होता है कि अबूरी चलान जो मैंने अभी कहा था कि वो क्या होता है, वो क्यों आता है, वो बेसिकली 18A आप देखें कि ये वो कानून होता है जिसका वो सहारा लेकर पुलिस जो है वो कहती है कि जी अभी तो इन्वेस्टिगेशन चूँकि कंप्लीट नहीं है तो आपको जो है वो ये एक हमने इंटरम चलान दे दिया है। तो अब आगे क्या होता है कि वो चीज़ों को आप ये सारी 18A के तहत वो आगे लेकर चलते हैं मामलात को, कि मज़ीद तहकीकात अभी चल रही हैं, हो रही हैं। तो अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि जनाब हमारी तफ्तीश ठीक नहीं हो रही और ये तफ्तीश एक तफ्तीशी इससे लेकर, क्योंकि ये तफ्तीशी मुद्दइयों से मिला हुआ है और पैसे लेकर या ये हमसे पैसे मांग रहा है, या ये कि ये टाल मटोल से काम ले रहा है और मुकदमे की तफ्तीश ठीक नहीं कर रहा, सबूत सही कलेक्ट नहीं कर रहा, तो इससे हमारी जो है वो जान छुड़ाई जाए और किसी तफ्तीश किसी दूसरे अफसर को दी जाए। देखें, तफ्तीश जब ट्रांसफ़र होती है तो उसका पुलिस के अंदर मेकनिज़म क्या होता है। पुलिस के अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑर्डर 2002 के 18A के तहत आर्टिकल के तहत ये सारा प्रोसीजर दिया गया है। उसके मुताबिक ये है कि जो ज़िला पुलिस का अफसर होता है वो दरख्वास्त उसको जब आप देते हैं कि मेरी ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन करें, तो बेसिकली आपको एक वहाँ दरख्वास्त देनी चाहिए। आप जब भी बाई की पटिशन मूव करते हैं तो आप इससे पहले कोशिश करें कि आप एक एप्लीकेशन इधर ज़रूर दें, कि ताकि पता हो कि जनाब मैंने अपनी ट्रांसफ़र इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर एप्लीकेशन दी थी और उन अथॉरिटीज़ ने कोई उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो इसी वजह पर आपको रिलीफ़ मिलेगा। अगर नहीं मिला तो बाज़ औक़ात फिर यही होता है कि वहाँ से एसएचओ जो एएसए साहब हैं, यानी कि जो होते हैं इसके लिए 22A के लिए जो पटिशन मूव की जाती है, तो उसमें फिर डायरेक्शन ये दे दी जाती है जजेस साहबान की तरफ से कि आप वहाँ पर जाके एप्लीकेशन दें। देखें, आप इसीलिए वहाँ से ऑर्डर लेने के बाद आप जाएँ तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं। उससे पहले आपको ज़रूरी होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के जो होते हैं सरबराह उनको एक एप्लीकेशन दें, वेट करें, अगर वो नहीं अमल करते तो फिर 22A-22B मूव करें। अब यहाँ पर ये होता है कि ज़िले पुलिस का जो सरबराह होता है उसको जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो इस एप्लीकेशन को 7 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड से मुशावरत करता है। पहले आपकी, यानी कि आपने एप्लीकेशन दी, ज़िले पुलिस अफसर ने डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड से मशवरा लिया और साथ फिर उसके बाद वजूहात तहरीर करने
करते हुए वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी एक तफ्तीशी से दूसरे तफ्तीशी को आपके मुकदमे की तफ्तीश मुंतकिल कर देगा, या फिर वो किसी एक टीम से लेकर दूसरी टीम के सपुर्द करेंगे, लेकिन उस टीम के रैंक या तो कम अज़ कम पिछली टीम के रैंक के यानी अफसर जो होंगे उनके बराबर होने चाहिए या उनसे बड़े रैंक के होने चाहिए। तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो 18A के तहत होती है। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ ये होती है कि हाँ, अगर वो ज़िले पुलिस का अफ़सर जो है वो सही नहीं करता या वो फ़ैसला दे देता है और उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो आप उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन जो है वो जब फ़ैसला दे दे तो उसके ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन है वो आरपीओ को जाएगी, यानी कि रीजनल पुलिस अफ़सर के पास जाएगी। वो पुलिस अफ़सर 7 दिन के अंदर अंदर पाबंद है आपकी एप्लीकेशन पर फ़ैसला देने का। तो वो मशवरा करेगा रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड से। उसके मशवरे से लेकर फिर वो ये देखेगा कि हाँ वाकई ये तफ्तीश मुंतकिल होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। फिर इसकी वो वजूहात तहरीर करेगा और आपकी तफ्तीश एक तफ्तीशी से दूसरे तफ्तीशी को मुंतकिल हो जाएगी, या फिर किसी एक टीम जो तहकीकाती होती है उसको उससे लेकर दूसरी तहकीकाती टीम को दी जाएगी, जिसके अफसरान का रैंक पिछली तहकीकाती टीम के रैंक के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा के रैंक के अफसर होने चाहिए। उसके बाद अगर आरपीओ की तरफ से एप्लीकेशन मार्क हो गई या उसके जो उसने फ़ैसला कर दिया या उसने भी नहीं किया, तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि सूबाई पुलिस अफसर जो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर होता है आप उसको दरख्वास्त देंगे, जो आपकी दरख्वास्त के बाद 30 दिन के अंदर अंदर जो मशवरा करेंगे वो स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड से करेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि क्या आपकी जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनती है या नहीं बनती है। तो अगर वो ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनती है तो वो 30 दिन के अंदर मशवरा लेने के बाद वजूहात तहरीर करेंगे और इसी तरह से एक तफ्तीशी से जो तफ्तीश होती है वो लेकर दूसरे तफ्तीशी अफसर को दे दी जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, देखें एक तो ये थी कि जो आपने एप्लीकेशंस दी और ट्रांसफ़र होती रही। वैसे अगर पुलिस करना चाहे या जो एक आम तौर पर जो डीआईबी से जो मुकदमा ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ जाएगा, फ़र्ज़ करें ये तो एक तफ्तीश थी जो आईओ से दूसरे आईओ को जाती रही, लेकिन अगर एक डीआईबी के पास है तो डीआईबी से तफ्तीश कहाँ जाएगी। अगर आप समझते हैं कि डीआईबी ने सही नहीं की तो डीआईबी का मुकदमा किसी दूसरे ज़िले की डीआईबी को जाएगा या फिर आरआईबी जो रीजनल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड होगा या फिर जो प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड होगा उसको ट्रांसफ़र होगा। यानी कि या तो वो किसी दूसरे ज़िले में के जो होते हैं जो दूसरी जो डीआईबी तहकीकाती टीम है उसको, या फिर रीजनल वाली को, या फिर प्रोविंशियल वाली को, यानी कि ऊपर से ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन आगे बोर्ड्स होंगे उनको आपकी तफ्तीश मुंतकिल होती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो डीआईबी हम कर रहे हैं इतनी देर से, तो डीआईबी के बेसिकली अफसरान कौन से होते हैं। देखें जो डीआईबी के अफसरान हैं जो इसका जो सरबराह होता है वो ज़िले पुलिस अफसर होगा, लेकिन इसको सॉरी जितनी भी ये डीआईबी है इसकी तश्कील ज़िले पुलिस अफसर करेगा, लेकिन इनका जो सरबराह होगा वो अगर डीआईबी की बात करें तो उसका सरबराह एसपी है और उसके साथ उसके जो 2 मतहत अफसर होंगे वो डीएसपीज़ होंगे। और इसी तरह से जो आरआईबी है यानी कि रीजनल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड होगा उसकी भी तश्कील जो है वो ज़िले पुलिस अफसर करेगा और उसका सरबराह जो होगा उसकी तश्कील आरपीओ करेगा और उसका सरबराह जो है वो एसपी है जो चेयरपर्सन होगा, और इसी तरह से 2 पुलिस अफसर जो होंगे वो एसपी लेवल के होंगे। और इसी तरह से जो स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड है उसके जो तश्कील है वो ज़िले पुलिस अफसर ख़ुद करेगा और उसके जो अंदर सरबराह है वो डीआईजी होगा जो कि चेयरपर्सन होगा, और उसके अंदर 2 उसके मतहत अफसर एसपी होंगे। तो इसी तरह से अब बात कर लेते हैं अगर जो कैपिटल सिटी पुलिस होती है कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट होता है जो सूबाई दारुल-ए-ख़िलाफ़ा होता है, उसके अंदर जो बोर्ड होता है उसका सरबराह जो होता है वो ज़िले पुलिस का अफसर होगा, फिर साथ आरपीओ हो सकता है या फिर साथ डीआई जो होता है वो इनके अंदर जो डीआईबी हैं वो ज़िले पुलिस का अफसर होगा या फिर आरपीओ होगा। यानी कि ये दोनों चाहें तो ये इस काम डीआईबी का कर सकते हैं। और इसी तरह से हम अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर यानी कि जो ज़िला होता है तो वहाँ पर सीसीपीओ जो होते हैं कैपिटल सिटी जो है वो पुलिस अफसर वो हो सकते हैं।
तो आपने इनकी इन्वेस्टिगेशंस के ये पैरामीटर्स देख लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी तहकीकात जो होती हैं वो किसके सपुर्द होती हैं, कहाँ कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। अगर आपको ये 2 आर्टिकल आगे आ जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान है कि आप इन्वेस्टिगेशन को देख सकते हैं कि ये प्रॉपर है कि नहीं है, और इसी बेस पर आपको एक्विटल भी मिल सकता है। इसी से चीज़ को देखते हुए प्रोसिक्यूशन अपना केस स्ट्रॉन्ग भी बना सकती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।